एपिसोड 25। बीच में जो है वह लिन बादाओ है, जो लिन परिवार का दूसरा सबसे बड़ा बेटा है। उस युवक का नाम लिन लॉन्ग है और वह लिन बादाओ का बेटा है। मिंग-याओ ने संदेश प्रेषित करना जारी रखा। फैंग चेन ने लिन पिंगफेन को कुछ आश्चर्य से देखा और संदेह से पूछा, वरिष्ठ बहन लिन का संप्रदाय में बहुत उच्च दर्जा है और परिवार में उनके पिता का दर्जा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? मिंग-याओ के पास संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उचित है कि यह बुरा नहीं होगा। इसके अलावा वह अभी भी लिन परिवार का बॉस है, इसलिए वह इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वह काय है, अपने दूसरे भाई से डरता है और उससे डरता है। ऐसे चरित्र के साथ वह परिवार में तटस्थ कैसे रह सकता है? वे स्वाभाविक रूप से दूसरे बच्चे द्वारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि नौकर भी उसे नीची नज़र से देख सकते हैं। फैंग चेन को अचानक इसका एहसास हुआ और उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि लिन जुयान का ठंडा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ है। ऐसा परिवार होना सामान्य है। यदि लिन जुयान त्यानियो दिव्य संप्रदाय का संत नहीं बनता, तो लिन पिंगफान को बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया होता। उन दोनों का इरादा नमस्ते कहने के लिए ऊपर जाने का नहीं था और वे युवक के नेतृत्व में लिन परिवार में प्रवेश कर गए। इस तरह की स्थितियां काफी आम हैं। आखिरकार हर कोई नमस्ते कहने के योग्य नहीं होता। फैंग चेन और अन्य लोगों के जाने के तुरंत बाद लिन बादाओ ने लिन लॉन्ग से पूछा, लिन लॉन्ग, क्या आपने वास्तव में मास्टर त्यानलाओ और मास्टर लिन युआन को आमंत्रित किया था? पिताजी, चिंता मत करो, इन दोनों ने पहले ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वे निश्चित रूप से आएंगे। लिन लॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ये शुरू होने वाला है। लिन बादाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे, ये सामान्य बात है। आखिरकार हम सभी मास्टर हैं। स्वाभाविक रूप से हमें अंत तक या यहाँ तक कि भोज शुरू होने तक भी इंतजार करना होगा। बहुत कुछ प्रतिष्ठित लोग देर से पहुँचना पसंद करते हैं और यह विशेष रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के शीर्ष लोगों जैसे तियान लाओ के लिए सच है। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं इस बार दादाजी और आपको जरूर गौरवान्वित करूंगा। ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा 7 स्टार नीलामी घर से दुकानदार यान भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। ये भोज मेरे लिन परिवार का भविष्य निर्धारित करेगा। लिन बादाओ ने बहुत उत्साह से कहा, बधाई हो दूसरे भाई। बगल में खड़े लिन पिंगफेन ने मुस्कुराकर तारीफ की, लेकिन उसकी प्रशंसा केवल लिन बादाओ की ठंडी निगाहों से ही मिली। भाई, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरे जैसा अच्छा दूसरा भाई मिला, अन्यथा पूरा लिन परिवार तुमसे हार जाएगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ, मेरे दूसरे भाई का धन्यवाद, लिन पिंगफेन ने सम्मानपूर्वक कहा, खंडन करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस समय लिन लॉन्ग ने कहा, पिताजी, ये परिवार को इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए? ये परिवार और 7 स्टार ऑक्शन हाउस के बीच पिछले लेन देन के बाद से ही परिवार को व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन दुबले पतले ऊंट घोड़ों से बड़े हैं। वे लिन परिवार के व्यवसाय को परेशान करते रहते हैं और लिन परिवार को दुखी करते हैं। यह अभी भी सरल नहीं है। लिन लॉन्ग ने व्यंग्य किया, इस बार ही परिवार आएगा। उस कुतिया लिन जुयान को माफी मांगने दो और फिर सीधे घोषणा करो कि लिन जुयान की शादी ही परिवार से होगी। तब ही परिवार का गुस्सा दूर हो जाएगा। लेकिन अब हम वानिकसे नीलामी घर द्वारा संरक्षित हैं और मुझे विश्वास है कि ये परिवार पूरी तरह से हमारे खिलाफ नहीं होना चाहता है। लिन बादाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है, यह एक अच्छा विचार है। उसने लिन पिंगफेन को देखा, जिसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, और ठंडे स्वर में कहा, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, कोई समस्या नहीं है भाई। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, जुयान हमेशा आज्ञाकारी रहा है, लिन पिंगफेन ने जल्दी से कहा। लिन बादाओ ने तब संतोष से सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा है। लिन परिवार के जन्मदिन के भोज में 200 से अधिक मेजें लगाई गई थीं और सबसे महत्वपूर्ण 30 मेजें लिन परिवार के लिविंग रूम में सजाई गई थीं। जो लोग लिन परिवार के लिविंग रूम में बैठ सकते हैं, वे सभी आसपास के सैकड़ों शहरों से आए प्रमुख व्यक्ति हैं। 3 परिवार पास के शीर्ष रैंकिंग बलों में से हैं, अर्थात फैंग, मिंग और लियू परिवार। वे सामने की 3 मुख्य तालिकाओं के दाईं ओर ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। मुख्य तालिका के बाईं ओर ड्रैगन टाइगर गैंग के नेता जैसी प्रसिद्ध ताकतें हैं। जहां तक केंद्रीय मुख्य मेज पर उच्च पद की बात है, तो स्वाभाविक रूप से ये लिन परिवार के मुखिया लिन चांग हैं। साथ ही 2 5वीं कक्षा के मास्टर हैं जिनके आने की खबर मिली थी, और वानिकसे नीलामी घर के प्रबंधक यान हैं।
ये बात तर्कसंगत है कि लिन परिवार का पहले इतना उच्च प्रोफाइल नहीं था, लेकिन जब से लिन परिवार किसी अज्ञात कारण से वानिक सिंह नीलामी घर के सिंहासन पर चढ़ा है, तब से उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। अन्यथा अतीत में ये बड़े परिवार के मुखिया और शक्तिशाली नेता कभी भी लिन परिवार के जन्मदिन के भोज में शामिल होने नहीं आते, जो कि मात्र द्वितीय श्रेणी का परिवार था। नायक के रूप में लिन परिवार के मुखिया लिन चांग स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। वह आग जैसे लाल अजगर जैसा वस्त्र पहने हुए था और विभिन्न शक्तिशाली परिवारों के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा था। वे दोनों हॉल के अंत में एक मेज पर बैठे थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। फैंग चेन ने अन्य सीटों पर भी नजर डाली, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई अन्य परिचित व्यक्ति भी है। वह भी वास्तव में यही है। फैंग चेन चौंक गया जब उसने हॉल में एक मेज देखी जिस पर एक बहुत ही घमंडी युवक बैठा था। ये तियानेयू था जिसका वानिक सिंह नीलामी घर में झगड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि पिछली बार के बाद ये और लिन परिवारों ने एक दूसरे से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए होंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये परिवार को फिर भी आमंत्रित किया जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी और वह लिन परिवार से बहुत असंतुष्ट लग रहा था क्योंकि उसने उसे वानिक सिंह नीलामी घर के व्यवसाय से वंचित कर दिया था। इसके अलावा फैंग चेन ने एक अन्य परिचित को भी देखा। ये वही है। मैंने एक और मेज पर एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। वह लुओ शियाओशान था, लुओ परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग जिसने पहले भी उसका शिकार किया था। ये सच है कि सड़क के विपरीत दिशा में दुश्मन मौजूद हैं। लुओ परिवार के फैंग चेन ने इसे कभी नहीं बुलाया, लेकिन उसने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेकिन लुओ परिवार के फैंग चेन को नष्ट किया जाना चाहिए और उसे लुओ जियाओशान को भी मारना होगा। मेंग्याओ ने देखा कि फैंग चेन लुओ शियाओशान को देख रहा था और एक संदेश के माध्यम से कहा, भाई फैंग, हत्या का इरादा मत दिखाओ, दूसरे पक्ष को यह पता चल जाएगा। तभी फैंग चेन ने नजरें फेर ली, मेंग्याओ का जैड वाला हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं समझ गया। मेंग्याओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको और मुझे धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है। उसने भी लुओ जियाओशान की ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। मेरे भाई को शिकार बनाने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। उसने मन ही मन कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भोज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लिन परिवार के अन्य प्रमुख व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए, जिनमें लिन जुयान भी शामिल थे। वह लिन पिंगफेन और उसकी जैविक मां यू डिंगलान के साथ अपनी सीट पर बैठी, लेकिन उस समय उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। लिन चांग मुख्य सीट से उठे और मुस्कुराते हुए कहा, लिन के जन्मदिन के भोज में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये गिलास पीऊंगा, धन्यवाद के तौर पर। उसके बाद उसने गिलास में रखी शराब पी ली। लिन परिवार के मुखिया को उनके जन्मदिन पर बधाई। मेज पर बैठे सभी लोगों ने भी अपने गिलास उठाए और पीने लगे। ये पहला गिलास सबसे बुनियादी सम्मान है, चाहे वह कोई भी हो। वे लिन चांग के चेहरे को अपमानित नहीं करेंगे, लेकिन पहला गिलास खत्म होने के बाद यह अलग होगा। लिन परिवार का मुखिया ये तियान्यू खड़े हुए और तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ लोग जो लिन और ये परिवारों के मामलों के बारे में जानते थे, उन्हें पता था कि शो शुरू हो गया है। ये तियान्यू ने कहा, लिन परिवार ने वास्तव में हमारे ये परिवार को आमंत्रित किया है, जिसका अर्थ है कि वे हमें स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं। सामान्यतः पैट्रियार्क लिन के भाषण समाप्त होने के बाद उपहार देने का समय होता था, लेकिन ये परिवार का इरादा समय बर्बाद करने का नहीं था और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी। ये तियान्यू के अलावा ये परिवार के मुखिया ये झोंगटियन भी व्यक्तिगत रूप से आए, लेकिन इस समय वह मेज के सामने शांत चेहरे के साथ बैठा था, शराब पी रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लिन चांग को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा लिन परिवार आपको स्पष्टीकरण देगा। हमें यह अभी चाहिए। ये तियान्यू ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है, ठीक है, लिन चांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लिन जुयान से कहा, जुयान, पिछली बार जो हुआ उसके बारे में तुम वाकई गलत थे। कृपया भतीजे ये जियान से माफी मांगो। जब लिन जुयान ने ये सुना तो उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। माफी मांगो? मैं क्यों माफी मांगूं? उसने कहा। श्वेयान, जल्दी से माफी मांगो, ये तुम्हारी गलती है। जैविक मां यू डिंगलान ने भी बात की। श्वेयान, मास्टर ही को पिछली बार तुम्हारे कारण परिवार में बहुत डांटा गया था।
तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए, लिन बदाओ ने भी कहा। ये कहने के बाद वह अपने बड़े भाई लिन पिंगफेन की ओर देखना नहीं भूला। लिन पिंगफान ने जल्दी से कहा, जुयान, जल्दी से माफी मांगो। किनारे पर खड़े लिन लोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उपहास करने लगा। आज के बाद चाहे लिन जुयान माफी मांगे या नहीं, उसे अपमानित किया जाएगा। इस तरह परिवार में उसकी स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो सकती है। लिन जुयान ने अपने दादा और दूसरों को अविश्वास से देखा। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए। उसे सबसे अधिक ठेस इस बात से पहुंची कि उसके परिवार में से कोई भी उसके बचाव में खड़ा नहीं हुआ, तथा सभी ने बाहरी लोगों का पक्ष लिया। उसने शुरू में सोचा था कि उसका परिवार उसे अक्सर घर जाने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करे, और उसके दादा की उदासीनता केवल पीढ़ी के अंतर के कारण थी। उसके माता पिता हमेशा उसकी भलाई के लिए उसे और ये त्यानियू को एक साथ लाने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन अब उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। पूरा परिवार, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे अस्वीकार करते थे। ये त्यानियू ने यान कियाओलिन को गर्व से देखा और अपने दिल में उपहास करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे वानिकसिंह का समर्थन प्राप्त है। मेरा ये परिवार आपके लिन परिवार से अधिक मजबूत है, और यह सब कुछ निर्धारित करता है। अन्य लोगों ने भी देखा, और लिन परिवार के कई सदस्यों के चेहरों पर मजाकिया भाव थे। ऐसा लग रहा था कि लिन जुएयान की शर्मिंदगी कुछ ऐसी थी जिससे वे बहुत खुश थे। वे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं। जब मिंग याओ ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को परेशान किया जा रहा है, तो वह खड़ी होकर उसके लिए बोलना चाहती थी। फैंग चेन ने उसे रोका और कहा, मिंग याओ, चिंता मत करो। तुम अब सीनियर सिस्टर लिन की मदद कर सकती हो, लेकिन तुम इतना ही कर सकती हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मिंग याओ ने उत्सुकता से पूछा। फैंग चेन ने कहा, चलिए देखते रहिए। शायद इससे सीनियर सिस्टर लिन को नुकसान के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। ठीक है। फैंग चेन को इतना गंभीर देखकर मिंग याओ ने उस पर विश्वास करना चुना। मैं माफी नहीं मांगूंगी, लिन जुएयान ने दृढ़ता से कहा। जुयान, क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनते? लिन चान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, और वह लिन जुएयान द्वारा उसके अधिकार को दी गई चुनौती से बहुत असंतुष्ट था। ऐसा मत सोचो कि तुम त्यानियू दिव्य संप्रदाय के संत हो। अगर लिन परिवार नहीं होता, तो तुम आज जो कुछ भी हासिल कर पाए हो, वह हासिल नहीं कर पाते। उनके दिल में लिन जुएयान पूरी तरह से अपने दादा की वजह से संत बनने में सक्षम थी, इसलिए लिन जुएयान को उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि लिन जुएयान में अच्छी प्रतिभा है, वह एक महिला है। एक दिन वह परिवार को छोड़ देगा, इसलिए बेहतर है कि उसके जाने से पहले उसके लाभ को अधिकतम कर लिया जाए। उन्होंने कहा, आपको न केवल माफी मांगनी होगी, बल्कि आपको आज भतीजे ई के साथ विवाह प्रस्ताव पर भी सहमत होना होगा। हाँ जुएयान, मिस्टर ई से शादी करना गलत नहीं होगा। यू डिंगलान ने भी बात की। वह वही थी जो लिन जुएयान और ही त्यानियू को एक साथ लाना चाहती थी। जुयान, बस दादाजी की बात सुनो, लिन पिंगफान ने डरते हुए कहा। लिन जुएयान का दिल और भी ठंडा हो गया। क्या यह अभी भी घर है? उसे अपने दिल में भारी दबाव और ठंडक महसूस हुई। अंदर तक चुभने वाले दर्द के कारण उसे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई। मैं शादी नहीं करूंगी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने दृढ़ता से कहा। टकराना। लिन चांग ने मेज पर जोर से पटक दिया और खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी में मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ जुएयान, क्या तुम जन्मदिन की पार्टी में दादाजी को शर्मिंदा करना चाहती हो? दादाजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यू डिंगलान ने भी कहा। मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? लिन जुएयान ने व्यंग्य किया। बचपन से लेकर वयस्क होने तक, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, आपने कभी मेरी आंखों में सीधे नहीं देखा। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की होती और मास्टर की शिष्या नहीं बनी होती, तो आप शायद मेरा नाम भी भूल गए होते। इस समय लिन जुएयान की आंखें ठंडक और निराशा से भरी थीं। इस क्षण उसे अंततः अपने परिवार का असली चेहरा दिख गया, और इतने वर्षों से जो थोड़ी बहुत उम्मीदें उसने बांध रखी थीं, वे भी खत्म हो गईं। तुम? लिन चान गुस्से में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन जुएयान, जो हमेशा से अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी रहा था, आज उसे इस तरह से मना करने की हिम्मत करेगा, जिससे उसे अपमानित महसूस हुआ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें माफी मांगनी होगी और ही परिवार के विवाह प्रस्ताव पर सहमत होना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें बांध दूंगा। वह लिन जुएयान के प्रति विनम्र बने रहने का इरादा नहीं रखता था,
और उसकी आध्यात्मिक आभा तुरंत फूट पड़ी और लिन जुएयान की ओर दबाव डालने लगी। लिन जुएयान, जो अभी ज़ियानटियन क्षेत्र के शिखर पर थी, इस तरह के दबाव का सामना कैसे कर सकती थी? वह दबी हुई थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी। लिन चान के अत्याचारी उत्पीड़न के सामने लिन परिवार में हर कोई उदासीन रहा, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे। लिन बदाओ और लिन लॉन्ग ने ये दृश्य और भी अधिक खुशी से देखा। आज के दबाव के साथ परिवार के मुखिया के रूप में उनकी स्थिति सुरक्षित हो गई थी। भाई फैंग, जुएन की मदद करो। मिंग याओ ने फैंग चेन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दयनीय दृष्टि से देखा। फैंग चेन के पास सिर हिलाकर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, क्या तुम सहमत हो या नहीं? लिन चान चिल्लाया। जुयान, बस इस पर सहमत हो जाओ। ऐसा क्यों करें? यू डिंगलान ने सलाह दी। जुयान, परिवार के मुखिया को शर्मिंदा मत करो। लिन पिंगफान ने भी कहा। हाँ, जुयान, तुम्हें ऐसा क्यों होना पड़ा? तुम मेरी औरत हो और इसे बदला नहीं जा सकता। ये त्यानियू बेतहाशा हंसा। भोज में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सभी ने तमाशा देखने का विकल्प चुना। कई लोगों के चेहरे पर मजाक के भाव थे। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह अपमानित होते देख खुश थे। आखिरकार लिन जुएयान का उत्थान होगा या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लिन जुएयान की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। अब उसका हमेशा वाला शांत व्यवहार नहीं था, वहां सिर्फ अपमान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि घर वापसी का परिणाम इतना निराशाजनक होगा। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इस समय उसके दानटियन में एक बर्फ की क्रिस्टल ने चिटचिटाहट की आवाज की और एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। बस काफी है। लेकिन इसी समय एक आवाज धीरे से सुनाई दी। सब लोग दंग रह गए। आखिर यह कौन आदमी था जिसने इसमें शामिल होने की हिम्मत की? सबने देखा तो पाया कि हॉल के बीच में एक और व्यक्ति था। युवक ने शांत भाव से लिन चान की ओर देखा। उनके बगल में एक आकर्षक शरीर वाली लेकिन औसत दिखने वाली लड़की खड़ी थी, जो फैंग चेन और मिंग याओ थी। अब फैंग चेन अपने असली रूप में लौट आया है, जबकि मिंग याओ अभी भी भेष बदले हुए है। लिन चान ने चेहरे पर शिकन लिए हुए फैंग चेन को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? फैंग चेन। लिन जुएयान ने मुश्किल से फैंग चेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उसके लिए खड़ा होगा वह फैंग चेन होगा, जिसे उसने सगाई तोड़कर अपमानित किया था। फैंग चेन, ये तुम हो, कुतिया। हालांकि ये त्यानियू ने एक नज़र में ही फैंग चेन को पहचान लिया। वह इस कमीने को पहचान लेगा जिसने उसे सजा दिलवाई थी, घर लौटने के बाद भले ही वह राख में बदल जाए। फैंग चेन, वह गद्दार जिसे त्यानियू दिव्य संप्रदाय खोज रहा है। मैंने सुना है कि मेंग परिवार ने अंततः कार्रवाई की और त्यानियू दिव्य संप्रदाय ने उनका शिकार करना छोड़ दिया, लेकिन उन्हें संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। आजकल फैंग चेन का नाम शेंडोंग क्षेत्र में अच्छी तरह से जाना जाता है और कई लोग उन्हें जानते हैं। फैंग चेन ने सभी की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और लिन चान से कहा, मास्टर लिन, कृपया सीनियर सिस्टर लिन को रिहा करें। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस त्यानियू दिव्य संप्रदाय के गद्दार हो। क्या तुम मुझे आदेश देने के योग्य हो? लिन चान ने फैंग चेन को घृणा से देखा। फैंग चेन ने आह भरते हुए कहा, मास्टर लिन, मैं यह आखिरी बार कहूंगा, कृपया सीनियर सिस्टर लिन को जाने दें, अन्यथा आपको पछतावा होगा। हाँ, जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक हंसने लगा। अफसोस, उसने वास्तव में कहा था कि वह लिन परिवार के मुखिया को इसका पछतावा करवा देगा। हे भगवान, अपने संप्रदाय का एक परित्यक्त शिष्य ऐसा कहने का साहस कैसे कर सकता है? सबने मजाक करते हुए कहा, भले ही फैंग चेन का मेंग परिवार के साथ कुछ रिश्ता है, तो क्या हुआ? वे मेंग परिवार से बहुत दूर हैं और उनका कोई भी हित नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेंग परिवार सिर्फ फैंग चेन के लिए लिन परिवार को नष्ट कर देगा? ये छोटा सा कमीना है। लुओ जियाओशान ने भी फैंग चेन को देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई। आखिरी पीछा के दौरान मैंने सोचा था कि अगर फैंग चेन शैतान की खाई में कूद गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित बच जाएगा। लुओ त्यानेक्सियाओ भी गायब हो गया और संभवतः फैंग चेन के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। इस साले कमीने, इस बार मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। उसने उदास चेहरे के साथ सोचा, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उसे मारने से पहले वह फैंग चेन के जाने का इंतजार करने वाला था। ये त्यानियू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम नीच कमीने, मैंने पिछली बार मुझे धोखा देने का हिसाब अभी तक नहीं चुकाया है।
मैं तुम्हें इस बार कभी भागने नहीं दूंगा। उसने यी झोंगटियन की ओर देखा और कहा, दादाजी, इस कमीने को मारने में मेरी मदद करें। यी झोंगटियन अभी भी कुछ नहीं बोला, बस फैंगचेन को ठंडे नजरों से देखता रहा। यह नजर मौत की सजा के बराबर थी। चारों ओर से आ रही तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनक, मजाकिया और जानलेवा नजरों का सामना करते हुए फैंगचेन शांत रहा और उसने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लगता है कि लिन परिवार का मुखिया सीनियर सिस्टर लिन को जाने देने की योजना नहीं बना रहा है। फैंगचेन ने धीरे से आह भरी, क्या होगा अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूं? लिन चांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम यहाँ बात करने के लायक हो? वैसे तुम जैसे कमीने यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे जैसे कमीने को लिन परिवार के भोज में आमंत्रित नहीं किया था। तुम भी इसके लायक नहीं हो। लिन लॉन्ग हिंसक रूप से चिल्लाया। लिन जुएयान के अलावा यह और कौन हो सकता है? यी त्यानयू ने उदास चेहरे के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन परिवार का रवैया और भी खराब हो गया। ठीक है, तो तुम्हें बाहर एक जंगली आदमी मिल गया, यू डिंगलान ने तीखी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मिस्टर ही के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। चलो, इस आदमी को पकड़ो। लिन बदाओ गुस्से से दहाड़ा और तुरंत कई गार्ड हॉल में पहुंचे और फैंगचेन और मिंग्याओ को घेर लिया। लेकिन घेराबंदी के बावजूद फैंगचेन शांत रहा। वांगसिंग नीलामी घर। दुकानदार यान यहाँ है। इसी समय दरवाजे के बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही यह आवाज निकली, पूरा दर्शक दीर्घा चौंक गई। वांगसिंग नीलामी घर, कोई सचमुच यहाँ है, और वह वास्तव में युचेन का दुकानदार यान है। हे भगवान, लिन परिवार पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। लिन परिवार में हर कोई बहुत खुश था। उन्होंने वाकई निमंत्रण भेजा था और वांगसिंग नीलामी घर ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया कि वे आ रहे हैं या नहीं। वे तो बस अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सचमुच आएगा। तियानदान लिंगलो, भगवान यहाँ हैं। तियानदान लिंगलो, मास्टर लिन युआन यहाँ हैं। वक्ता की आवाज कांप रही थी क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। स्विश, ब्रश, ब्रश। बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वांगसिंग ऑक्शन हाउस के मैनेजर श्री यान के आने से लिन परिवार को बहुत सम्मान मिला है। आखिरकार दोनों पक्षों ने अभी अभी सहयोग किया है। लेकिन शेंडोंग क्षेत्र के 5वीं कक्षा के कुछ किमियागरों में से 2 के रूप में वे भी आए। ये थोड़ा अविश्वसनीय है। हाँ, दादाजी, ये वे 2 मास्टर हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था कि वे आकर आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। लिन लॉन्ग इतना उत्साहित था कि वह उछल पड़ा और जल्दी से लिन चांग से श्रेय लेने के लिए कहा। लिन चांग भी बहुत हैरान हुआ। उसे और भी खुशी हुई जब उसने सुना कि उसके सबसे प्यारे पोते ने ही उसे आमंत्रित किया है। खैर, लॉन्ग र ने बहुत बढ़िया काम किया। वह वाकई मेरा सबसे मूल्यवान पोता है। वह बहुत खुश होकर हंसा। लिन परिवार के मुखिया को बधाई। लिन परिवार की वर्तमान पृष्ठभूमि को देखते हुए ये केवल समय की बात है कि यह एक शीर्ष परिवार बन जाएगा। लिन परिवार का मुखिया इतना गर्वित है कि उसने इन दोनों स्वामियों को भी आमंत्रित किया है। भाई लिन, जब तुम अमीर हो जाओ तो मुझे मत भूलना। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने बधाई दी। कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे, लेकिन अधिकतर वे ईर्ष्यालु ही थे। हाँ, इसके बारे में बात करना आसान है। मैं, लिन, निश्चित रूप से इस विशेष बात को नहीं भूलूंगा। लिन चांग खुश हो गया और उसे और भी अधिक गर्व हुआ। लिन लॉन्ग ने भी महसूस किया कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं और उसका हाव भाव और भी गर्वपूर्ण हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी में से कौन इन दोनों लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस समय मास्टर तियानलाओ और मास्टर लिन युआन एक के बाद एक हॉल में चले गए और यान कियाओलिन, एक जूनियर के रूप में, स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे चले गए। ये सिर्फ इतना है कि किसी ने यह नहीं देखा कि इस समय तियानलाओ और अन्य तीनों के भाव बहुत अच्छे नहीं थे और उनकी आंखों की गहराई उदासीनता से भरी थी। वास्तव में वे पहले भी आए थे, लेकिन वे तुरंत अंदर नहीं आए, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से फैंगचेन और सभी के बीच टकराव को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। और इसीलिए वे नाराज हैं। मुझे बधाई देने के लिए आप तीनों का स्वागत है, मास्टर तियानलाओ और मास्टर लिन युआन। बहुत समय हो गया है मुलाकात नहीं हुई। लिन चांग लिन जुयान को दबाना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था और उसने मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया। वह तियानलाओ और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाकर सौहार्द व्यक्त करना चाहता था। हालांकि
तियान लाओ और अन्य तीनों ने अपने हाथ नहीं बढ़ाए और उसे ठंडी नजर से देखा। बहुत दिनों से नहीं मिले। आप कौन हैं? मैंने आपको कब देखा है? लिन युआन ने बिना दया के कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शांत हो गया। लिन चान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा सफेद से लाल हो गया और फिर लाल से नीला हो गया। वह इसका उपयोग ये दिखाने के लिए करना चाहता था कि मास्टर लिन युआन और अन्य लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन मौके पर ही इसका खुलासा कर देगा। हॉल में बैठे मेहमान ये दृश्य देखकर थोड़ा चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों लोग बधाई देने नहीं, बल्कि परेशानी खड़ी करने आए हैं। अचानक ईर्ष्या और जलन भरी नजरें खुशी और जिज्ञासा में बदल गईं। लिन लॉन्ग आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, क्या आप मेरे निमंत्रण पर मेरे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आए थे? अपने लिन परिवार की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए क्या आप योग्य हैं? तियान लाओ ने तिरस्कार से कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। लिन लॉन्ग चिंतित था, यह उसके भविष्य के बारे में था। गुरुजन, मैंने आप दोनों को आमंत्रित करने के लिए पूरे 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए हैं। 10 लाख आत्मा पत्थर। तियान लाओ का चेहरा अचानक उतर गया। हम दोनों अपने मूड के आधार पर भोज में शामिल होते हैं, हम दूसरों से पैसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप हमें अपमानित कर रहे हैं? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है, लिन लॉन्ग ने भयभीत होकर कहा। सभी लोग दंग रह गए। आखिर ये तीनों इतने बदमिजाज क्यों हैं? लिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, आज हम मित्र फैंगचेन के निमंत्रण पर मिस लिन जुयान से मिलने आए हैं। हिस, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये दोनों लिन परिवार की जन्मदिन की पार्टी में इसलिए आए क्योंकि फैंगचेन ने उन्हें बुलाया था। लिन लॉन्ग ने नहीं। लिन लॉन्ग भी उलझन में था। अपने आसपास अलग अलग रूप देखकर उसने महसूस किया कि उसका चेहरा तड़प रहा था और जल रहा था। असंभव, वह कमीना तुम दोनों को कैसे आमंत्रित कर सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है। तुम दोनों इस कमीने के बहकावे में मत आना। वह त्यानिल दिव्य संप्रदाय का गद्दार है। ऐसा बेवफा, विश्वासघाती और अधर्मी बदमाश तुम दोनों को कैसे आमंत्रित कर सकता है? उसने दहाड़ते हुए कहा, इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करते हुए। लिन चांग ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ, ये फैंगचेन एक जानवर है। वह तुम दोनों को आमंत्रित करने के योग्य कैसे हो सकता है? लेकिन स्थिति को बचाने के लिए उनके शब्दों ने लिन युआन और तियान लाओ को और भी अधिक ठंडा कर दिया। चुप रहो। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो हम इसे संशोधित करने में संकोच नहीं करेंगे। लिन लॉन्ग और लिन चांग के चेहरे थोड़े बदल गए। इस समय भले ही वे बहुत अनिच्छुक थे, उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। ये दोनों लोग फैंगचेन कमीने के लिए आए थे। लिन युआन उन पर ध्यान देना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन लिन जुयान को देखा। सुशीलिन, ये वह उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिन युआन ने एक गोली का डिब्बा निकाला और उसे खोला। अचानक पूरे हॉल में गोलियों की गंध फैल गई, जिससे लोग नशे में आ गए। जब किसी ने गोली देखी तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह एक चौथे स्तर की गोली है। वानहुआ लिंगदान, यह एक शीर्ष श्रेणी का अमृत है जो आपकी साधना में सुधार कर सकता है। यह आपको महान दाव को समझने में मदद कर सकता है। हे भगवान, इस गोली की कीमत कम से कम 1 लाख से शुरू होती है। वहां उपस्थित सभी लोग ईर्ष्यालु थे। लिन जुयान थोड़ा असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर लिन युआन उसे उपहार क्यों देना चाहते थे। यहाँ तक कि फैंगचेन भी हैरान था। वे नहीं जानते थे कि जब वे बाहर थे तो यान कियाओलिन ने उन दोनों को बताया था कि फैंगचेन और लिन जुयान एक साथ वानिक्सिंग नीलामी घर गए थे। इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि फैंगचेन और लिन जुयान एक रिश्ते में होंगे, इसलिए लिन जुयान को उपहार देना बिल्कुल सही था। तियान लाओ ने भी मुस्कुराते हुए एक गोली का डिब्बा निकाला। हम केवल गोलियां बनाना जानते हैं। यह एक गोली है जिसे मैंने खुद बनाया है। मुझे उम्मीद है कि लिन जुयान इसे स्वीकार करेगा। उसके बाद उसने गोली का डिब्बा खोला और एक लाल रंग की गोली सबके सामने प्रकट हुई। ये फायर क्लाउड ग्लेज्ड पिल है। यह एक जादुई गोली है जो शरीर में छिपे खतरों को खत्म कर सकती है। किसी ने कहा, एक बार जब आप लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में चोट लगने का कमोबेश अविश्वसनीय खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पहले तो इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन समय के साथ यह एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। कम से कम ये छिपी हुई बीमारियां तो छोड़ेगा, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह आपकी खेती को नष्ट कर देगा और आपके जीवन को खतरे में डाल देगा।
और यह फायर क्लाउड ग्लेज गोली आपके शरीर में छिपी बीमारियों और खतरों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकती है। यह एक दुर्लभ जादुई गोली है। असंख्य लोगों ने अमृत को उत्सुकता से देखा, विशेषकर उन भिक्षुओं ने जिनके शरीर में समस्या थी और वे उसे हथियाने के लिए दौड़ पड़े। सुश्री लिन, ये वानिक्सिंग नीलामी घर की ओर से आपके लिए एक उपहार है। यान कियाओलिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और एक लंबा बक्सा निकाला। जब उसने इसे खोला तो हॉल में तुरंत ठंडक छा गई। अंदर एक लंबी नीली बर्फ की मूर्ति रखी थी, जो हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। 1000 साल पुरानी जुबानलिंग बर्फ, और इसे एक बर्फ शक्ति द्वारा बर्फ की मूर्ति में उकेरा गया था। बर्फ पर अभ्यास करने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ये सचमुच एक खजाना है। हर कोई लिन जुयान को ईर्ष्या और जलन से देख रहा था। लिन लॉन्ग का चेहरा ईर्ष्या और आक्रोश से भरा था। लिन जुयान को ये उपहार क्यों मिल सकते थे? यह उसका होना चाहिए था। उसने इसे करने के लिए स्वर्ग से कुछ लोगों को आमंत्रित किया था। ये बहुत महंगा है। लिन जुयान थोड़ा हैरान था। न केवल लिन जुयान को नुकसान हुआ, बल्कि मेंग्याओ को भी नुकसान हुआ। उसने फैंग चेन को गहराई से देखा। उसे लगा कि उसके शरीर पर कोहरे की एक परत छाई हुई है, जिसके कारण आर पार देखना मुश्किल हो रहा है। जितना अधिक आप इसमें उतरेंगे, उतना ही अधिक आप दलदल में धंसते जाएंगे। लेकिन साथ ही वह और भी अधिक खुश थी, क्योंकि इससे साबित हो गया कि फैंग चेन और भी बेहतर था। चूंकि दोनों बुजुर्गों और दुकानदार यान ने आपको उपहार दिया है, इसलिए आप इसे मन की शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। फैंग चेन ने कहा, युवा मास्टर फैंग सही कह रहे हैं। युवा मास्टर फैंग की वजह से ही हम आज इस जन्मदिन भोज में मौजूद हैं। तियानालाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। तभी लिन जुयान ने उपहार स्वीकार किया। फैंग चेन ने लिन चान को देखा और शांति से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। अब इसे पूरा करना शुरू करो। जब यान कियाओलिन ने फैंग चेन की बात सुनी, तो वह सबसे पहले खड़ी हुई। आज से वानिक्सिंग नीलामी घर लिन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा। लिन परिवार में हर कोई काम उठा। दुकान प्रबंधक यान, क्या आप हमारे लिन परिवार को महत्व नहीं देते और अब सहयोग करने का फैसला नहीं करते? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन लॉन्ग दहाड़ा, क्या आप अपने लिन परिवार को महत्व देते हैं? यान कियाओलिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर यंग मास्टर फेग और मिस लिन न होते, तो क्या आपको लगता है कि मैं, वान जिंग, आपके लिन परिवार से प्यार करती? मैंने आपके लिन परिवार के साथ केवल इन दो लोगों के चेहरे की वजह से सहयोग किया। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। ये पता चला है कि वानिक्सिंग नीलामी घर ने उनके साथ सहयोग किया, इसलिए नहीं कि लिन परिवार का पक्ष लिया गया था, बल्कि फैंग चेन और लिन जुयान के चेहरे के कारण। तियान लाओ ने ये भी कहा, लिन परिवार श्री लिन को अपमानित करता है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। अब से तियानदान लिंगलो लिन परिवार की संसाधन आपूर्ति में कटौती करेगा। लिन युआन ने भी ठंडे स्वर में कहा, अगर लिन परिवार के साथ सहयोगी हैं, तो तियानदान लिंगलो भी सहयोग तोड़ देगा। लिन परिवार में हर कोई दंग रह गया। तियानदान लिंगलो ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कीमिया संसाधनों का आधा हिस्सा और बाहरी क्षेत्र में भौतिक संसाधनों का आधा हिस्सा नियंत्रित किया। ये कहा जा सकता है कि जो लोग व्यापार करते हैं वे तियानदान लिंगलो के बिना शायद ही कर सकते हैं, अन्यथा आप हर जगह प्रतिबंधित होंगे। इन 3 लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक वाक्य से लिन परिवार का भविष्य खत्म कर दिया। इस समय उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि फैंग चेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। मिस्टर फैंग, हम जानते हैं कि हम गलत थे, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। लिन चांग ने विनती भरी नजरों से फैंग चेन की ओर देखा। फिर उसे अपने गुरु तियानयांगजी के साथ पहले किए गए विवाह अनुबंध की याद आए और उसने कहा, मास्टर फेग, आपके गुरु और मैंने आपके और जुयान के बीच विवाह अनुबंध किया है। मैंने जुयान से आपसे शादी करने के लिए कहा है। जब तक आप जाने देते हैं, मेरा लिन परिवार इस बार ऐसा कर सकता है। ये तियानयू ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आना था, लेकिन फैंग चेन के चारों ओर मौजूद 3 लोगों ने उसे बोलने की हिम्मत नहीं दी। यदि इन 2 प्रमुख ताकतों द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ये परिवार, जो पहले से ही कठिन समय से गुजर रहा है, और भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। फैंग चेन ने लिन चान को ठंडे भाव से देखा और कहा, सगाई ये तो बहुत पहले हो गई। किसी कारण से ये सुनकर लिन जुएयान का दिल थोड़ा दुखा। दानतियान में बर्फ की दरारें और भी बड़ी होती जा रही हैं। उसके हृदय में एक अज्ञात खेद उमड़ पड़ा,
लेकिन वह उसके लगभग जमे हुए हृदय द्वारा शीघ्र ही दबा दिया गया। ज़ुयान, तुम जल्दी से आकर हमारे लिए क्यों नहीं बोलती? तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम सच में लिन परिवार को नष्ट होते देखना चाहती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखकर कि लिन ज़ुयान उदासीन था, लिन चांग चिल्लाया, ज़ुयान, क्या तुम अभी भी लिन परिवार के सदस्य हो? जल्दी आओ और कुछ अच्छा बोलो। लिन बदाओ, लिन लॉन्ग और उसके माता पिता लिन ज़ुयान पर चिल्लाते रहे। उन्होंने यह नहीं देखा कि लिन ज़ुयान की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं, जो ठंड लगने का संकेत था। मैंने सोचा कि वह वही लिन ज़ुयान थी जो पहले अपने परिवार की परवाह करती थी। अंततः वह बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिन ज़ुयान ने फैंग चेन और अन्य लोगों की ओर चलते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? लिन चांग ने स्वाभाविक रूप से लिन ज़ुयान को इस तरह से जाने से मना कर दिया। एक बार वह चली गई तो लिन परिवार नष्ट हो जाएगा। ज़ुयान, रुको, यू डिंगलान ने डांटा, क्या तुम परिवार को धोखा देने जा रहे हो? लिन बदाओ ने डांटा। फिर उसने लिन पिंगफेन पर चिल्लाया, देखो तुमने किस बेटी को जन्म दिया है। तुम्हें परिवार की भी परवाह नहीं है। ज़ुयान, तुम कहाँ जा रही हो? जल्दी से अपने दादाजी से माफी मांगो और अच्छी बातें कहो। क्या तुम लिन परिवार को नष्ट होते देखना चाहती हो? लिन पिंगफेन ने लिन ज़ुयान से विनती करते हुए पूछा, अगर तुम चले गए तो अब से लिन परिवार में कदम रखने के बारे में भी मत सोचना, और लिन परिवार के सदस्य के रूप में मेरे बारे में फिर कभी बात मत करना। लिन चांग ने लिन ज़ुयान को ठंडी आंखों से देखा। वह लिन ज़ुयान को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने हमेशा परिवार की व्यवस्थाओं का पालन किया था और कभी भी परिवार को नहीं छोड़ेगी। लिन परिवार के रिश्तेदारों के आरोपों का सामना करते हुए लिन ज़ुयान ने बहुत शांति से व्यवहार किया। इस बार वह पूरी तरह से निराश हो गई। वह मेंग्याओ के पास आए, पलटी और ठंडे स्वर में बोली, विश्वासघात? तो इसे विश्वासघात ही माना जाए। आज से मैं, लिन ज़ुयान, लिन परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ दूंगी और अब लिन परिवार की सदस्य नहीं रहूंगी। उसने फिर अपने माता पिता की ओर देखा, इसी तरह मैं भी आपसे संबंध तोड़ लूंगी और अब आपकी बेटी नहीं रहूंगी। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसके माता पिता केवल उसके रूप और योग्यता का उपयोग अधिक लाभ पाने के लिए करना चाहते थे, और उन्होंने कभी भी उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार नहीं किया। जब वह छोटी थी तो उसे ये सब देख लेना चाहिए था, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। इस बयान से पूरा दर्शक वर्ग हैरान रह गया। लिन ज़ुयान ने वास्तव में लिन परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। ज़ुयान, क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? लिन चांग की नसें उभर आईं। हे भगवान, मैं ऐसी बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ? यू डिंगलान का चेहरा उदास था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और लगातार जमीन थपथपा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद लिन ज़ुयान की आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। चल दर, लिन ज़ुयान ने कहा और मुड़कर बाहर चला गया। फैंग चेन और अन्य लोगों ने रुकने की योजना नहीं बनाई और वे भी दरवाजे से बाहर चले गए। इस समय लिन परिवार में हर कोई तुरंत घबरा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन ज़ुयान इतना निर्दयी होगा। ज़ुयान, वहीं रुक जाओ, तुम गद्दार हो। मेरे लिन परिवार ने तुम्हें बहुत प्रशिक्षित किया है। तुमने वास्तव में परिवार को धोखा दिया है। उन्होंने चिल्लाकर लिन ज़ुयान को वापस आने के लिए धमकी देने की कोशिश की, लेकिन लिन ज़ुयान उदासीन था। जब तक वह आकृति गायब नहीं हो गई तब तक उसने कोई भी ठहराव नहीं किया। मास्टर लिन, हम भी जा रहे हैं। मास्टर फैंग ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और जल्दी से उठकर अलविदा कहा, ये दिखाने के लिए कि उनका लिन परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं था। हम भी जा रहे हैं। मिंग और लियू परिवारों के मुखिया भी खड़े होकर अलविदा कहने लगे और ड्रैगन और टाइगर गिरोह के नेता ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही मुख्य हॉल में 30 टेबलों में से 99% गायब हो गईं। केवल ली परिवार और लिन परिवार ही बचे जो परेशानी में थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन के कारण एक अच्छा भोज बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि लिन ज़ुयान के बिना उनका लिन परिवार नष्ट हो जाएगा। ये त्यानिल जोर से हंसा, मैं सच में हंसते हंसते मर गया। लिन परिवार वाकई अद्भुत है। ताश के पत्तों का एक अच्छा डेक इस तरह से खेला जा सकता है। लिन लॉन्ग ने उदास होकर कहा, आत्मसंतुष्ट मत होइए, आपका ये परिवार भी ज्यादा बेहतर नहीं है। यह आपके लिन परिवार को नष्ट करने से बेहतर है। ये त्यान्यू ने व्यंग्य किया। त्यान्यू, बात करना बंद करो। ये झोंकटिन, जो पूरे समय चुप था, ने डांटा और लिन त्यान्यू चुप हो गया। ये झोंकटिन ने लिन चांग से कहा, जो उदास दिख रहा था,
मास्टर लिन, हम भी जा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह ही त्यानियों को लिन परिवार से दूर ले गया। उनके चले जाने से लिन परिवार भी विशाल भोज हॉल में अकेला रह गया। धमाका, लिन चांग अचानक जमीन पर गिर पड़ा। हर कोई हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि लिन चांग दाओ दायरे के पहले स्तर पर एक मजबूत आदमी है। इस स्तर पर अचानक पतन की लगभग कोई संभावना नहीं है। दादा, पिता, वे जल्दी से मदद करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने लिन चांग को आक्रोश से भरे चेहरे के साथ रोते हुए देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लिन परिवार से अलग होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे लिन जुएयान के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन लिन परिवार को छोड़ने की हिम्मत दिखाने के लिए वह लिन जुएयान से नफरत करता था। ... ये त्यानियू के जाने के बाद उसकी हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह लिन परिवार की इस यात्रा के दौरान लिन जुएयान को पकड़ने में अभी भी असफल रहा था। लेकिन इस बार लिन जुएयान अपने परिवार से कट गई थी, और लिन जुएयान को नीचे गिराने के लिए इसे एक धमकी के रूप में इस्तेमाल करना पहले से ही असंभव था। ये सब उस कमीने का दोष है। फैंग चेन के बारे में सोचते हुए उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। दादाजी, आपको फैंग चेन को मारने में मेरी मदद करनी होगी, ये त्यानियू ने कहा। बोले, लेकिन उसने जो कुछ कहा वही झोंकटियन की ओर से उसके चेहरे पर एक तमाचा था। ये त्यानियू सीधे उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। दादाजी, आपने मुझे क्यों मारा? ... ये त्यानियू ने अपने चेहरे के दर्द वाले हिस्से को छुआ और अपने दादाजी की ओर देखा, जो हमेशा उससे प्यार करते थे। मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये झोंकटियन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे लोहे से नफरत हो। क्या तुमने नहीं देखा कि लिन परिवार के साथ क्या हुआ? उस लड़के के पास जरूर कुछ असाधारण बात होगी जिससे वह उन तीनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाया। उसे पकड़ो। भगवान का शुक्र है कि उसने पहले तुम्हें अनदेखा किया, वह चिल्लाया। लेकिन मैं उस बच्चे को ऐसे जाने नहीं दूंगा। लिन जुएयान जो उसे मिला था वह चला गया, सब फैंग चेन की वजह से। वह ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? तुम्हें मेरे लिए अपनी दुम दबाकर रखनी होगी, भले ही तुम न चाहो। समझती हो? ये झोंकटियन ने ठंडी सांस ली। ये त्यानियू को नजरअंदाज किया और शहर से बाहर चला गया। यद्यपि ये त्यानियू हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और केवल ये झोंकटियन के साथ ही चला गया। ... एक रेस्तरां के निजी कमरे में लिन जुएयान ने फेंग चेन और अन्य लोगों से कहा, मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुएयान आज मुझे मिली दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। त्यानलाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुशी लिन को फॉन्ग शियाओयू को धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लिन जुएयान ने फैंग चेन को गहराई से देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिलता से भरी थी। फैंग चेन, जिसे वह शुरू में नीची दृष्टि से देखती थी, अब उसके लिन परिवार के जीवन और मृत्यु का फैसला करने लगा और उसने एक शब्द से उसे बचा लिया। इससे वह उस समय बहुत हास्यास्पद लग रही थी। धन्यवाद, उसने ईमानदारी से कहा। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराया और मेंगियाओ का हाथ पकड़ लिया जो अपने असली रूप में लौट आई थी। आपका स्वागत है। आप मेंगियाओ की दोस्त हैं। स्वाभाविक रूप से मैं उसके दोस्तों को परेशान नहीं होने दूंगी। मेंगियाओ ने भी एक मधुर और प्रसन्न मुस्कान दिखाई। लिन जुएयान ने उन दोनों को इतने अंतरंग होते हुए देखा और किसी कारण से उसे थोड़ी ईर्ष्या और पछतावा महसूस हुआ। उसी समय वह मन ही मन सोच रही थी, अगर उसने सगाई स्वीकार कर ली होती तो क्या फैंग चेन का हाथ उसका होता। लेकिन जल्द ही वह खुद पर हंसने लगी। जब फैंग चेन सबसे कमजोर स्थिति में था, तब मैंने शादी पर पछतावा करने का प्रस्ताव रखा, और यह अच्छी बात थी कि दूसरा पक्ष मुझे बचाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में अभी भी ऐसे विचार थे। लिन जुएयान ने इस समय अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। डेंटियन में जो बर्फ का क्रिस्टल अभी अभी टूटा था, वह इस क्षण टूट गया। लिन जुएयान का नाजुक शरीर कांप उठा। शरीर से एक भयानक ठंड बाहर की ओर निकली। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत लिन जुएयान के बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की। जुएयान, तुम्हें क्या हुआ है? मेंगियाओ का दिल दहल उठा। अवचेतन रूप से लिन जुएयान का हाथ पकड़ लिया। अचानक मेंगियाओ के हाथ में ठंडक की लहर दौड़ गई, जिससे उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। जब उसने अपने हाथों की ओर देखा तो पाया कि उन पर पहले से ही बर्फ की एक परत जम चुकी थी। यहाँ बहुत ठंड है। लिन जुएयान सिकुड़ गया और कांपने लगा। जुएयान, मेंगियाओ और भी अधिक चिंतित हो गई और जल्दी से त्यानलाओ और लिन युआन से पूछा, दो स्वामी, जुएयान को क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह त्यानलाओ और लिन युआन ने एक दूसरे की तरफ देखा।
ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया था। भले ही उसने लिन जुयान के शरीर की खोज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। यह अचानक बर्फ, क्या ये हो सकता है कि शरीर के साथ कुछ हुआ हो? ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा कहा जा सकता है कि ये 10,000 में से एक है। दूसरे बूढ़े आदमी ने कहा, इसका इलाज कैसे करें? मेंग याओ ने उत्सुकता से पूछा। यह दोनों बुजुर्ग अवाक रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि इस अचानक परिवर्तन पर क्या करें। फैंग चेन ने आत्मा दानव नेत्र खोला और सीधे लिन जुयान के शरीर में प्रवेश किया। लिन जुयान तुरंत फैंग चेन के सामने उजागर हो गया और उसने जल्दी से समस्या का पता लगा लिया। बहन लिन का डेंटियन बहुत ठंडा है। मुझे डर है कि उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई है और उसकी तकनीक में कुछ गड़बड़ है, फैंग चेन ने कहा। हर कोई चौंक गया और आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगा। यहाँ तक कि दूसरे बुजुर्ग को भी नहीं पता था कि स्थिति क्या थी, लेकिन फैंग चेन ने एक नज़र में ही उसे बता दिया। मिस लिन बर्फ के महान मार्ग की साधना कर रही हैं, जो ठंडे दिल और ठंडे आत्मा पर जोर देता है। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कई जोखिम भी हैं, तियान लाओ ने कहा। मिस लिन बेहद प्रतिभाशाली है, खासकर बर्फ के रास्ते में, जो चौंकाने वाला है। लेकिन ठीक इसी वजह से वह बर्फ के रास्ते से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाती हैं और लोग धीरे धीरे निर्दयी और ठंडे हो जाएंगे और उनकी मनस्थिति सबसे पहले प्रभावित होगी। इस बार लिन परिवार के मामलों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे वह भटक गईं। लिन युआन ने भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया। चून की समस्या का पता चल गया है, तो क्या इसका इलाज करने का कोई तरीका है? मेंग याओ ने उम्मीद से पूछा, लेकिन दोनों बुजुर्गों ने कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से अपना सिर हिलाया। यान कियाओलिन ने हल्की आह भरी और कहा, बर्फ का रास्ता दिल को सील कर देता है और इसमें समस्याएं आना सबसे मुश्किल है। लेकिन एक बार समस्या आ जाए तो देवता भी उसे नहीं बचा सकते। जैसे ही ये शब्द निकले, मेंग याओ को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। क्या ये हो सकता है कि लिन जुयान नरक से मुक्त होने के तुरंत बाद मरने वाला था? इस समय लिन जुयान का शरीर ठंड से ढका हुआ था और निजी कमरे का तापमान बार बार गिर रहा था, मानो लिन जुयान के जीवन की घोषणा कर रहा हो। मेरे पास एक रास्ता है। लेकिन इस समय फैंग चेन बोला। ये टिप्पणी वज्रपात के समान थी, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। मेंग याओ ने फैंग चेन को मंत्रमुग्ध होकर देखा और उसकी आंखों में आशा फिर से जाग उठी। भाई फैंग, क्या आप सच कह रहे हैं? उसने पूछा। फैंग चेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। उसके पास छठी कक्षा के किमियागर की विरासत है और इस तरह के ताओ दिल के पतन और जुनून को बचाने का अभी भी एक तरीका है। वह लिन जुएयान के सामने आया और उसकी बांह पकड़ ली। भाई फैंग, सावधान रहो, मेंग याओ ने जल्दी से याद दिलाया। कोई बात नहीं, फैंग चेन ने लिन जुएयान की बांह पकड़ते हुए कहा। लिन जुएयान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और वह अवचेतन रूप से संघर्ष करना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि यह फैंग चेन था, तो उसने संघर्ष करने का विचार छोड़ दिया और फैंग चेन को उसे बैठने में मदद करने दिया। और इस सांस में फैंग चेन के हाथ बर्फ से ढक गए और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर ठंड को तोड़ने के लिए कांप उठा। उसने लिन जुएयान की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद करके कांप रही थी, और कहा, मुझे क्षमा करें। उसने लिन जुएयान की हथेलियों को एक साथ पकड़ लिया, उसके शरीर में तलवार दानव रक्त की एक बूंद को परिष्कृत किया और फिर अपने हाथों के माध्यम से सारी ऊर्जा लिन जुएयान के शरीर में स्थानांतरित कर दी। तलवार दानव रक्त सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, भोग के शरीर के प्रकोप को दबा सकता है और जुनून को भी दबा सकता है। तलवार दानव रक्त और बर्फ इरादे की ऊर्जा एक पल में एक दूसरे से टकरा गई। सभी को तुरंत महसूस हुआ कि लिन जुएयान के आसपास की ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। वास्तव में ये कारगर है। छोटा दोस्त लिन एक अजीब आदमी है। दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हुए और बार बार प्रशंसा की। यान कियाओलिन की आंखें चमक उठी। वह आश्चर्य और जिज्ञासा से फैंग चेन को देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि फैंग चेन, जो इतना छोटा था, के पास इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। साथ ही वह उस समय लिए गए अपने फैसले पर खुश भी थी। हालांकि उस समय उसमें कुछ स्वार्थ था, लेकिन इससे ये भी साबित हुआ कि उसका फैसला गलत नहीं था। सबसे खुश व्यक्ति मेंग याओ थी। इस समय उसकी आकर्षक आंखें लाल थीं और वह खुशी से रो रही थी। केवल फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। उसने पाया कि लिन जुएयान के शरीर में ऊर्जा बहुत मजबूत थी
और तलवार दानव के खून की यह बूंद उसे दबा नहीं सकती थी। साथ ही वितरण की गति उसके हाथों से उपभोग की गति जितनी तेज नहीं थी। भाई फैंग, क्या हुआ? फैंग चेन को क्रोधित देखकर मेंग याओ का दिल फिर से कांप उठा। फैंग चेन ने कहा, उसके शरीर में बर्फ बहुत मजबूत है और यह अकेले इस ऊर्जा को दबा नहीं सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? फैंग चेन एक पल के लिए झिझका, दांत पीसते हुए बोला, मुझे माफ करें। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और सभी की आश्चर्यचकित आंखों के सामने लिन जुएयान को उठा लिया। खड़े खड़े उसने उसे कसकर गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे से चिपक गए।